रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। आज की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस समय शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन के संयोजक शोएब जामई साहब हैं। देश के बहुत ही चर्चित और जाने माने विद्वान हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पूरे देश भर में आपकी जो शख्सियत है वो जानी और पहचानी जाती है। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सफलतापूर्वक आपने शाहीन बाग आंदोलन को देखा है, उसका नेतृत्व किया है। कुल मिलाकर आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में जामई साहब कि शाहीन बाग आंदोलन के विषय में अभी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा था उस समय? देखिए, सबसे पहली बात तो शाहीन बाग आंदोलन हमारे उन तमाम वॉलंटियर्स, चाहे महिला वॉलंटियर्स हो चाहे पुरुष वॉलंटियर्स हो, उन सबको समर्पित है। शाहीन बाग आंदोलन उन तमाम जाबाजों को समर्पित है जिन्होंने देश भर में अपने सीने में गोलियां खाई और शहादत हासिल किए CNRC प्रोटेस्ट के दौरान। शाहीन बाग हमारी दादी को समर्पित है जिन्होंने हमें वो ताकत दी जिसकी बुनियाद पर पूरे देश भर में घूम करके इस आंदोलन को सींचा गया, संवारा गया। मैं भी उसमें से एक अदना कार्यकर्ता अपने आप को मानता हूँ। और शाहीन बाग आंदोलन शख्स का मोहताज नहीं था। शाहीन बाग आंदोलन जो है उस एहसास, उस जद्दोजहद, उस ताकत का मोहताज जो था, जो पूरे देश के लोगों ने, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों के लोगों ने जो वो ताकत दी थी, उसी ताकत को आवाज देने का काम किया आपका ये बेटा शोएब जामई। इतना आप समझ लीजिए। और शाहीन बाग आंदोलन के दौरान ही हमारा एक ऐसा तजुर्बा था जो हमने पूरे देश में ये बात कही कि ये आंदोलन पिछले 70 सालों का एक बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ। कभी इस देश ने ऐसा नहीं देखा कि कोई ऐसी राष्ट्रीय राजधानी की मुख्य सड़क जो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, उसको 102 दिनों तक किसी ने बंद करने की चेष्टा की हो और सरकार के सामने सीना तान के खड़े हो गए हो। ये रास्ता इस आंदोलन ने दिखाया पूरे देश के लोगों की आप बड़ी बड़ी सरकारों के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। और इस आंदोलन की सुबुगाहट ऐसी थी कि आज आप दूसरे जितने आंदोलन देख रहे हैं, किसान आंदोलन, दूसरे आंदोलन, वो सब उसी से इंस्पायर्ड है। इसलिए मैंने कहा कि ये आंदोलन आने वाली 70 सालों की हमारी राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने का काम करेगा और ये हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे तमाम वॉलंटियर्स इसमें कोई जाया ना हो। और इस आंदोलन के माध्यम से हमने देश के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि ये कौम, ये लोग सिर्फ किसी के लिए नारे लगाने वाले, झंडे उठाने वाले, दरी उठाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि इनको आपको राजनीतिक ताकत देना पड़ेगा, वो शेयर देना पड़ेगा जिसके ये हकदार हैं। और इसको मैं आज आपके सामने ये बता रहा हूं। इस बात को गौर से सुनिए कि शाहीन बाग आंदोलन के दौरान हमने दादी के सामने, शाहीन बाग की दादी आप जानते होंगे, बिल्किस दादी, जिनको इंटरनेशनल फेम मिला, शाहीन बाग की दादी के सामने हमने कसम खाई कि चाहे जिस भी पार्टी में रहे, जिस भी महाज में रहे, जिंदगी भर इस बात की कोशिश करेंगे कि जो आंदोलन का जो मैसेज था, जो कौम को जिंदा करने की बात थी, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, सोशल, इन तमाम महाज पर बिना रुके, बिना थके, ईमानदारी के साथ और बगैर धोखा दिए ये काम करते रहेंगे। तो शोएब जामई इस कसम को जो है पूरा करता है। और इसी कड़ी में आज हम अपने गृह
राज्य, अपने गृह जिला गिरिडीह में जो है, हमने इस बात की भी आवाज दी है कि यहाँ के नौजवानों में बड़ा पोटेंशियल है माशाल्लाह, और ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो इनको शाहीन बाग आंदोलन का अपना तमाम इनको वॉलेंटियर्स मानता हूँ। और हमने देखा जब भंडारीडीह में पिछली दफा मुझे CNR से प्रोटेस्ट के दौरान आने का मौका मिला तो मैंने वो जज्बा देखा है, इसलिए मैंने गिरिडीह के तमाम क्षेत्रों में घूमकर ये जायजा लगा लिया। गांडे हो, भंडारीडीह हो, तेलोडी हो, मैंने देखा यहाँ बरवाडी के, इनमें बड़ा पोटेंशियल और बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो इसकी नीयत से हमने इस बार झारखंड में एक मूवमेंट लॉन्च किया है राज्यव्यापी, जिसमें झारखंड में शीघ्र ही मदरसा बोर्ड की गठन, जिसकी बुनियाद पर हजारों हजार स्टूडेंट जिन्होंने मदरसे से पढ़े उसकी नौकरी लगने का एक रास्ता तैयार होगा, जिनके सर्टिफिकेट की एक वैल्यूएशन हो गया, किसी यूनिवर्सिटी से उसको जोड़ दिया जाए। जैसे बिहार के तर्ज पर हमने मंत्री जामा खान जी से भी बात की, गुलाम रसूल वलियाबी से बात की कि इसमें आप मदद करें ताकि वो तर्ज पर झारखंड में ये काम हो सके। और मंत्री हफीजुल हसन साहब ने हमारे इस प्रपोजल को समझा और वो तैयार हो गए और एक कमेटी भी गठित कर दी है। दूसरा, वक्फ बोर्ड की जो मुद्दे हैं इस पर हमने जोर शोर से चर्चा की और ये हमारी मुहिम भी है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे झारखंड में लगभग 2000 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसको कोई देखने वाला नहीं, लोग दबा के बैठे हैं। उन वक्फ की प्रॉपर्टीज का फायदा झारखंड के गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, गरीब बेवाओं को, बच्चियों को नहीं मिल रहा है। उन प्रॉपर्टीज को वापस लेना है, उसको वक्फ बोर्ड के तहत एक ईमानदार लोगों के साथ उसको यहाँ से उसकी निगरानी में डालना है। और इसकी गठन के लिए भी हमारी राज्यव्यापी मुहिम जो है चलती रहेगी। ये दो एक अहम मुद्दे थे, साथ ही साथ उर्दू टीचरों की बहाली का मुद्दा सरकारी नौकरियों में, और उर्दू टीचर्स की जो उसके सैलरी है और किताब पुस्तकों का जो सारा वितरण है, इन तमाम एजेंडे पर हमने मंत्री जी से चर्चा की है। मंत्री जी ने इनको स्वीकार किया है और ये पहली मुहिम के तहत हमने ये सारा काम करने की कोशिश की है। अगली बार भी जब झारखंड आना होगा तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के तहत में हम एक अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का वहाँ पे गठन करने का हमने फैसला लिया। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की भी बात लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे लेकर के हम चल रहे हैं, जिससे राज्य के यहाँ के यूथ, यहाँ के लोगों को बड़ा फायदा होगा। और आने वाली 2022 में 17 फरवरी को पूरे ऑल झारखंड यूथ कॉन्फ्रेंस का हम लोग इनकाद करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये आपका बेटा, ये आप कर्ज चुकाने की बारी है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारी पैदाइश यहीं की है, राष्ट्रीय लेवल पे तुम्हें लोग जानते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे तुम्हारे एक्टिविज्म इस खित्ते के लिए, इस अपने गृह क्षेत्र के लिए तुम क्या करना चाहो, तो जो मेरा कर्ज है उसको मैं चुकाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। सर, आप इस खित्ते के अपने होम टाउन गिरिडीह के लिए कुछ करने की बात कह रहे थे, किस तरह की सोच है यहाँ पर गिरिडीह में अगर बात की जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आपने बहुत कुछ किया है। होम टाउन की अगर बात किया जाए, कुल मिलाकर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी कमियां जहां आपने जिनको आप नोटिस किया है, जिन्हें आप दूर करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे कोई खालिश राजनीति के लिए नहीं आया। राजनीति के लिए मेरे पास पूरे देश में बहुत जगह पड़े, पार्टी ने बहुत जगह मौके हमें दिए। मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया, न हमको यहाँ के चुनावों से कोई लेना देना। हम सिर्फ और सिर्फ जो कुछ हमने सीखा अपने इस सफर में, इस तजुर्बे को, उस तजुर्बे को साझा करते हुए हम चाहते हैं कि हमारे जैसे हजारों नौजवानों का कारवां और काफिला बने। हम चाहते हैं कि इस हमारे गिरिडीह के शहर के लोग, हमारे इस क्षेत्र के आसपास के लोग बड़ी तादाद में जामिया और अलीगढ़ में पढ़ने वाले हो जाए। हमने देखा कि बिहार के कई लोग होते हैं जो एक आदमी आता है अलीगढ़ और जामिया में, वो पूरा कुनबा को बसा देता है। हमारे झारखंड में भी ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारे जामिया यूनिवर्सिटी में, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैं कार्य करता हूँ, जहाँ का मैं सीनियर रिसर्चर हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा कुनबा झारखंड वासियों का, गिरिडीह वासियों का वहाँ बसे, और उनको वहाँ तक पहुँचाने में जो मदद हमसे हो सकेगी वो हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ के ग्रामीण इलाकों में हमने बहुत सारी कुप्रथाएँ देखी। दहेज की कुप्रथा है, हमारी बच्चियां जो है यहाँ से बहुत उम्र हो जा रही है, शादी नहीं हो रही है दहेज की वजह से, बहुत सारे पुराने मसलक, उन सब को दूर करने के लिए हमने अपने फाउंडेशन के जरिए से, ये हमारी पहली कोशिश है
कि जितने भी बिन बिहाई बच्चियां हैं, जो गरीब बच्चियां हैं, उनको मदद कर करके जो है उसकी यहाँ से उसको कार खैर तक पहुँचाया जाए। और बच्चियों के एजुकेशन के लिए ख़ास तौर पर हम फंड के अलॉटमेंट करेंगे अपने फाउंडेशन के ज़रिए से। सर 102 दिन तक लगातार बहुत ही सफलतापूर्वक शाहीन बाग का जो आंदोलन है राष्ट्रीय स्तर वो चलता रहा। कोरोना महामारी की वजह से आंदोलन बीच में रुक गया। क्या इस तरह की कुछ संभावनाएं आपको लगती है कि आने वाले समय में जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो शाहीन बाग का आंदोलन जहां पर रुका है वहां से फिर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विषय पर बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया ने सवाल किया और ये जवाब मेरा बहुत माकूल और ये जवाब बहुत ही आधिकारिक है। मैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति की तरफ से आधिकारिक ये बयान देता हूँ कि जहाँ सरकार डाल डाल वहाँ हम पात पात। अगर आप ज्यों इस क्षेत्र में इस बिल की तरफ कदम बढ़ाएंगे, सीए एनआरसी की तरफ, जैसे ही आपने बुरी निगाह उस तरफ डाली, हमारा आंदोलन वहीं से जन्म लेगा, हमारा आंदोलन वहीं से दोबारा स्टार्ट होगा। इस बात को सरकार को समझ लेना चाहिए कि 102 दिनों तक जो आंदोलन था वो सिर्फ एक ट्रेलर था और उसका आपने नतीजा देखा है। बंगाल में आपको करारी हार मिली है, पूरे बथुआ समाज आपके खिलाफ हुआ, आसाम का पूरा यूथ आपके खिलाफ है। आसाम में मैं ही नहीं बल्कि कई ऐसे हिंदू संगठन और संस्थाएं जिन्होंने सीए के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि देश को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद कीजिए। आपने कहा कि सीए के ज़रिए से हम हिंदू शरणार्थियों को जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस जगह से आए हैं उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। आपने झूठ बोला देश को, आप फ्रॉड करते हैं देश के हिंदुओं के साथ, उनके सेंटिमेंट्स के साथ। आज तक सीए को लागू नहीं हुआ है, सीए के तहत कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन आपने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जो नागरिकता देने की जो बात कही, मैंने कहा कि शाहीन बाग आंदोलन पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी या अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों की नागरिकता देने का विरोध नहीं करता है। लेकिन एक बात हम ये कहते हैं कि आप नागरिकता देने के लिए सीए की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1955 का सिटीजनशिप चार्टर एक्ट है जिसके तहत आप उनको नागरिकता दे सकते हैं और आपने दिया। अभी 1 महीने पहले आपने नोटिफिकेशन जारी किया, 17 जिलों के डीएम को खत लिखा और उनको यह अधिकार दिया और वो अधिकार सीए के तहत नहीं था बल्कि पुराने कानून के तहत था। अब मेरा सवाल ये उठता है कि जब पुराने कानून के तहत आप उन प्रताड़ित, पीड़ित, परेशान, वो जो शरणार्थी हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से जो आए हुए, जब उस कानून के तहत ही आप उनको नागरिकता दे सकते थे, वो अच्छी जिंदगी बसर कर सकते थे, तो पिछले 7 सालों में आपने क्यों ड्रामा किया? सीए क्यों लाया? क्या मकसद है आपकी? आपकी नीयत खराब है। आप सीए के जरिए से आप देश के मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। आप सीए के माध्यम से एनआरसी ला करके उसके बाद पूरे देश के लोगों को, यहाँ से मुसलमानों को, खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज को डिटेंशन सेंटर भेजने की बात करते हैं। आप डराना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं कि आसाम में जैसे डिटेंशन सेंटर भेजा वैसे बाकी लोगों को भी भेज देंगे, यूपी में भेज देंगे, झारखंड में भेज देंगे। ये काम नहीं होने देंगे। आप याद रखिए, जब जब दोबारा ये सरकार सीए के मुद्दे पर हमको परेशान करने की कोशिश करेगी, तब तक पूरे देश में यहाँ से आंदोलन छिड़ेगा। और हमारे आंदोलन का इतिहास आपको पता है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना बाकी नहीं रहेगा जहाँ से ये विरोध के स्वर नहीं उठेंगे। और इस बात को इंश्योर करेगी शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति और शोएब जमई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जामई साहब, आप हमारे इस विशेष पेशकश खास मुलाकात के अतिथि बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शोएब जामई, बहुत ही प्रखर वक्ता और बहुत ही कुशल प्रवक्ता के रूप में इन्होंने अपनी बातों को रखा। बहुत ही जाने पहचाने शख्सियत हैं ये पूरे देश के। इस्लामिक रिसर्चर भी रहे हैं, कैंसर पर इन्होंने रिसर्च किया है, इस्लामिक विद्वान भी हैं। बहुत ही प्रखरता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ पूरे देश में आज भ्रमण कर रहे हैं और गंभीर जो मुद्दे हैं देश से जुड़े हुए, आम जनता के हितों और सरोकार से जुड़े हुए उन मुद्दों को बहुत ही गंभीरता के साथ और प्रखरता के साथ ये पूरे देश में उठाते हैं, लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।